संरक्षण और सुरक्षा, सीआईएसएफ का जो ये आदर्श वाक्य है, ये माँ भारती के प्रति उनकी अटूट समर्पण और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और ऐसे में जब हम बात करते हैं कि जो समुद्री तट हैं वो कैसे आर्थिक प्रगति के सूचक बन सकते हैं, तो कोस्टल साइक्लोथॉन 2026 का जो ये आयोजन है, ये एक नए आयाम गढ़ते हुए नजर आ रहा है। और इसी पर बात करने के लिए बेहद खास मेहमान इस वक्त डीडी न्यूज़ पर मौजूद है हमारे साथ डीजी सीआईएसएफ श्री प्रवीर रंजन साहब। हम उनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय डीडी न्यूज़ के साथ साझा करने के लिए। धन्यवाद आंचल। पहला सवाल सर से यही है कि वो कहते हैं कि सोच आपकी अगर नहीं हो लेकिन परंपरा पुरानी, और इसी के साथ जो साइक्लोथॉन कोस्टल साइक्लोथॉन 2026 है, ये इसका दृष्टिकोण क्या रहा, और इस आइडिया के पीछे जो कन्वेंशनल सिक्योरिटी आउटरीच प्रोग्राम है, हम उसमें कैसे आगे आते हुए नजर आ रहे हैं? जैसा आंचल आपको पता है कि सीआईएसएफ जो है ओरिजिनली औद्योगिक क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई थी। 1969 में इसका गठन हुआ, जब हम पहली यूनिट HEC रांची में फायर इंसिडेंट के बाद सीआईएसएफ का गठन हुआ जी। उसके बाद से सीआईएसएफ का काफ़ी विस्तार हुआ, और सीआईएसएफ आज देश के लगभग सभी प्रमुख प्रतिष्ठानों पे तैनात है। हमारी कुल 360 से ज़्यादा इकाइयाँ हैं, और ये इकाइयाँ ना सिर्फ औद्योगिक क्षेत्र में हैं, बल्कि आपने देखा है सभी मेजर हवाई अड्डों पे, और उसके अलावा हम मेजर पोर्ट्स पे हैं, सी पोर्ट्स पे जी। और हाल फिलहाल में जैसा आपने सुना होगा कि पिछले साल हम लोग पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में भी हैं। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो को हम आज गार्ड कर रहे हैं। तो सीआईएसएफ के जो क्षेत्र है उसका बहुत विकास हुआ कि पिछले कुछ वर्षों में। जो एक छोटी सी फोर्स थी वो बाद में एक सशस्त्र बल के रूप में, एक बड़ी फोर्स के रूप में आज उभरी है, और लगभग 2 लाख के आसपास की हमारी संख्या है। तो अब चूंकि हम लोग अलग अलग क्षेत्रों में हैं, तो सीआईएसएफ को सिर्फ औद्योगिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रखा गया, अब इसको नई चुनौतियां भी दी गई हैं। और हाल फिलहाल में भारत सरकार का एक निर्णय हुआ कि हम जम्मू कश्मीर के जेलों में भी तैनात होंगे, तो जिसके बाद से हमने 2 सेंट्रल जेल में अपनी तैनाती की, जम्मू में और श्रीनगर में। तो इस तरह से सीआईएसएफ के कार्यक्षेत्र का जिस तरह का विस्तार हुआ है, तो अब हम लोग देश के पूरे कोने से जुड़े हुए हैं, और तट सुरक्षा उसका एक बहुत प्रमुख पहलू है जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से। तो भारत सरकार का ये निर्णय हुआ कि ना सिर्फ मेजर पोर्ट, 12 मेजर पोर्ट जिसमें हम अपनी सुरक्षा देते हैं, उसके अलावा हाल फिलहाल में जिस तरह से ब्लू इकोनॉमी डेवलप कर रही है कंट्री का, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, वो आज की डेट में जैसा आपको मालूम होगा 90% जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो आज की डेट में सी पोर्ट्स के थ्रू हो रहा है जी। उनके माध्यम से हो रहा है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारी बहुत लंबी कोस्ट लाइन है, करीब 6500 किलोमीटर से ज़्यादा की कोस्ट लाइन है दोनों तटों पे। तो भारत सरकार को ऐसा लगा कि हमने अब तक जिस तरह का ध्यान कोस्टल सुरक्षा की तरफ या पोर्ट सिक्योरिटी की तरफ देना चाहिए था, उस तरह का एक नीतिगत तरीके से एक ढांचा हमने अभी तक तैयार नहीं किया जी। तो इसी तहत सीआईएसएफ को आरएसओ की जिम्मेदारी दी गई। अभी हाल फिलहाल में सीआईएसएफ को आरएसओ डिक्लेयर किया गया है। आरएसओ का मतलब ये होता है कि जितने भी पोर्ट से रिलेटेड सिक्योरिटी प्लान है और असेसमेंट्स हैं वो सीआईएसएफ करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि सीआईएसएफ को एक तकनीकी रूप से सक्षम फोर्स के रूप में पोर्ट सिक्योरिटी से संबंधित एक दर्जा मिला आरएसओ के रूप में। और इसी तरह से हमारे को एक जिम्मेदारी और भी भारत सरकार ने देने का निर्णय लिया है कि सभी एग्जिम पोर्ट, जो लगभग करीब 78 के आसपास हमारे एग्जिम पोर्ट्स हैं कंट्री में, जहाँ से ज़्यादा व्यापार होता है जी। तो उन पोर्ट्स पे भी सीआईएसएफ की तैनाती की जाए। तो इस तरह से हमारा जो विस्तार है वो अभी आज की डेट में सीआईएसएफ की करीब 47 इकाइयाँ हैं जो कोस्टल एरिया में हैं, और अगर ये एग्जिम पोर्ट्स आ गए 78, तो आप समझ रही हैं कि हमारा काफ़ी बड़ा विस्तार होने वाला है। तो इसको ध्यान में रखते हुए एक हम लोगों ने पिछले साल एक प्लान बनाया कि जो कोस्टल एरिया में जो गांव पड़ते हैं, जो लोग रहते हैं, हमारे देश के निवासी हैं, और जो बहुत रिमोट कोस्टल विलेजेस हैं, उनको कवर किया जाए। और साइक्लोथॉन के माध्यम से एक हम लोगों ने पिछले साल से एक अभियान शुरू किया। पहला एडिशन हम लोगों ने लास्ट ईयर लॉन्च किया था साइक्लोथॉन का, और ये जो इस साल है ये हमारा 2nd एडिशन है।
इसमें जो हमने थोड़ा सा नीतिगत जो बदलाव किया है वो ये किया है कि पिछले साल हम लोगों ने गाँव में रुकने का निर्णय नहीं लिया था। इस बार हमने कुछ ऐसे गांव चिन्हित किए जहां हम रात में रुकेंगे, हमारे लोग जी। और वहां के लोगों के साथ संवाद होगा, उनके साथ हम कुछ कार्यक्रम करेंगे और उनके जो यूथ हैं उनको हम लोग अपने साथ एसोसिएट करने की कोशिश करेंगे। उसके पीछे जो उद्देश्य है वो ये है कि अगर हमारा तट सुरक्षित है तो भारत सुरक्षित है। तो हमने इस बार सुरक्षित तट समृद्ध भारत, ये हमने इस बार स्लोगन लिया है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि 2025 में जो इस जन भागीदारी के साथ जो कोस्टल साइक्लोथॉन का सफल आयोजन किया गया, जिसमें अगर हम देखें जो तट प्रहरी आपके रहे, जिसमें आपने मछुआरों को लिया, साथ ही साथ जो कोस्टल समुदाय से जुड़े हुए लोग थे, ये जो संवाद की प्रक्रिया है ये कैसे और सुदृढ़ बनाती है इस तरह के आयोजन को? देखिए, कोई भी अगर हम अभियान चलाएं और उसमें अगर जन भागीदारी ना हो तो वो फिर अभियान उसका जो विस्तार जिस तरह से हम चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम लोगों ने लोगों से जोड़ने का एक निर्णय लिया अपने आप को। और चूँकि जैसा मैंने बताया आपको, हमारी इकाइयाँ हैं, हमारी इकाइयाँ कोस्टल एरियाज़ में हैं, तो इनका जो आपस में संवाद एक होना चाहिए, समन्वय जी, हाँ, जी। और एक समन्वय होना चाहिए कोस्टल सुरक्षा के दृष्टिकोण से। उसके लिए हम लोगों ने इस अभियान को चुना। और इसका जो आपने बहुत अच्छा प्रश्न मुझसे किया कि ये जो जन भागीदारी है ये किस तरीके से आपको मदद करेगी जी। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो कोस्टल विलेजेस में जो मछुआरे कम्युनिटी हैं उनको कोस्ट के बारे में जितनी जानकारी है उतना किसी और को नहीं हो सकती, क्योंकि वो वहाँ रहते हैं, उनको समुद्र की जानकारी, उनको तट की जानकारी और वहाँ पे होने वाली गतिविधियों की सबसे ज़्यादा जानकारी अगर किसी को है तो उन यानी हम मान लें कि सीआईएसएफ के आंख और कान की तरह वो जी काम बिल्कुल। कर सकते हैं। तो आइज़ एंड ईयर्स स्कीम जैसे आप कहते हैं जो चलती हैं, तो एक तरह से ये जो तट प्रहरी हैं हमारे आइज़ एंड ईयर्स टाइप के हैं और हमारा यही मकसद भी है। और साथ ही साथ हमारा थोड़ा सा इसमें एक और डायमेंशन हमने जोड़ा है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने कुछ 52 ऐसे विलेजेस भी चिन्हित किए जहाँ पे हम एक्चुअली कुछ ऐसी स्कीम के तहत काम करेंगे जिससे हमारा इनसे एक लॉन्ग टर्म का एसोसिएशन रहेगा, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट हो, चाहे स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्रोजेक्ट हो। आपको पता है सीएसएफ की स्पोर्ट्स टीम्स बहुत अच्छी हैं, तो हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं उनको भी हम लोग कोशिश करेंगे कि इस अभियान में जोड़ने की, ताकि जो वहाँ के बच्चे हैं, जो वहाँ के नौजवान हैं, युवा हैं, उनको हम प्रेरित करें और हम अपने बारे में भी जानकारी देंगे, बाकी फोर्सेस में भी आने की उनको जानकारी दे देंगे और उनको हम प्रेरित करना चाहेंगे कि वो भी हमारी फोर्स को ज्वाइन करें जी। इनके ज्वाइन करने से हमको जितनी अच्छी कोस्टल एरिया की जानकारी मिल सकती है वो किसी और माध्यम से नहीं मिल सकती। तो ये एक हमारा बहुत बड़ा मकसद है। मकसद ये भी कि एक पंथ दो काज, जिस तरह से हम कई आयाम जोड़ते हुए इसकी बात करें। और जब आपने ब्लू इकोनॉमी का जिक्र किया जिसे हम नीली क्रांति कहते हैं, और उस नीली क्रांति के जरिए जब हम आर्थिक प्रगति की, हरियाली की बात करते हैं, आर्थिक सशक्तिकरण बंदरगाहों के जरिए, हमने देखा बजट में भी इसका एक फोकस दिखाई दिया, आने वाले बजट में भी उम्मीद है। तो ऐसे में साइक्लोथॉन जो है, कोस्टल साइक्लोथॉन, ये आर्थिक तौर पर पोर्ट्स को कितना मजबूत कर पाएगा? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले डीजीपी कॉन्फ्रेंस में, जिसमें मैं भी सम्मिलित हुआ था, उसमें सभी डीजीपीज़ के साथ एक ये संवाद किया था। उसमें उनका ये जो विषय आपने उठाया ब्लू इकोनॉमी का और जो कोस्टल एरिया में एक्टिविटी का, उसमें एक विषय पे प्रधानमंत्री जी का बड़ा जोर था कि हमारे बहुत सारे कोस्टल एरिया में कुछ ऐसे आइलैंड्स भी हैं जो अनइनहैबिटेड आइलैंड्स हैं। आपको पता ही होगा, जैसे अंडमान में कई सारे ऐसे आइलैंड्स हैं जो बिल्कुल ही अनइनहैबिटेड हैं, वहाँ पे कोई शायद ही कभी जाता है और वो टूरिज़्म का एक बहुत अच्छा सोर्स बन सकते हैं। तो हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए कोस्टल एरिया में टूरिज़्म का बढ़ावा मिल सकता है, प्रोवाइडेड हम लोगों को एक रास्ता दिखाएं वहाँ तक पहुँचने का। तो उन्होंने एक ये दिशा निर्देश दिया था कि हम जो गांव के नौजवान हैं जो कभी उस इलाके तक पहुँचे नहीं, उनको लेकर के हम उन अनइनहैबिटेड आइलैंड में जाएं, एटलीस्ट साल में एक बार जाएं, कोई नेशनल दिवस हो उस दिन जाकर के हम वहाँ पे झंडा फहराएं जी। और साथ में वहाँ कुछ ऐसी एक्टिविटी करें जैसे वाटर स्पोर्ट्स करें, या हम कोई कोस्टल एरिया से रिलेटेड मैनग्रोव प्लांटेशन जैसे एक है, तो हम इस तरह की कुछ अगर एक्टिविटी करें तो वहाँ टूरिज़्म को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा। और जैसा आपने बताया कि देखिए, एक तो ऑर्गेनाइज्ड जो ट्रेड है वो तो पोर्ट्स के माध्यम से हो ही रहा है, और पोर्ट्स पे चूँकि हमारी तैनाती है तो वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी कंट्रोल्ड रहती हैं। लेकिन जो बहुत सारे लंबा जो कोस्टल लाइन है जो कि बिल्कुल जैसे मैंने बताया आपको अनमैन्ड सच है, अनटच्ड है,
तो हमने क्या किया इस बार, हमने सारे स्टेट के डीजीपीज़ और चीफ सेक्रेटरीज़ को हमने एक पत्र लिखा है और हमने उनके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व किया ताकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुछ एक्टिविटी आइडेंटिफाई कर पाए इन इलाकों में, और वहाँ से कुछ अगर लोगों की डिमांड है, जैसे अगर कुछ हम छोटा मोटा उनके लिए कुछ ऐसे हम रोज़गार के भी कार्य अगर उनके लिए उपलब्ध करा पाएँ इन टूरिज़्म के माध्यम से, तो टूरिज़्म एक्टिविटी के माध्यम से, तो एक तो लोकल लोगों को बहुत मदद मिलेगी रोज़गार में, दूसरा ये है कि देश की भी एक टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा। जो हमारे लंबे कोस्ट लाइन है जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, उसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। और वो एक कहते हैं ना कि खेलोगे तो खिलोगे, और साइक्लोथॉन के ज़रिए जो फिटनेस का संदेश है वो भी नज़र आ रहा है। इस फिटनेस के संदेश को हम इस कोस्टल साइक्लोथॉन के माध्यम से कैसे युवाओं तक जोड़ सकते हैं, ये पूरा आयोजन उसका भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। जी बिल्कुल है। जैसे अभी माननीय खेल मंत्री जी से मैं मिला था, डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, वो तो खुद साइकिल ऑन संडे में हर संडे साइकिलिंग करते हैं और आपको पता ही है इसके बारे में, और बहुत फिट हैं वो, मतलब अपने आप ही बहुत फिट हैं वो। तो जब मैंने उनको ये बताया कि हम इस तरह की एक एक्टिविटी करना चाहते हैं तो उन्होंने बहुत रुचि दिखाई और बड़ा अच्छा संदेश भी दिया है उन्होंने सीआईएसएफ के साइक्लोथॉन के लिए। तो उसमें जो फिट इंडिया की बात आपने की, तो इसमें हम लोगों ने एक काम ये किया है कि हमने जो स्टेट्स की एनसीसी हैं उनके बच्चों को हमने इनकरेज किया है कि आप हमारे साथ साइकिलिंग में आइए। रूट वो जितना चुनना चाहें, मतलब 6500 किलोमीटर पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, बट जितना भी वो रूट अपने हिसाब से उचित समझते हैं उतनी दूर वो हमारे साथ आएँ और अभियान में जुड़ें। और हम लोगों ने 7 ऐसे मुख्य जगहों पे कार्यक्रम रखे हैं, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने कांडला पोर्ट पे, मुंबई पोर्ट पे, मैंगलोर पोर्ट पे, कोचीन पोर्ट पे, और ईस्टर्न साइड में चेन्नई पोर्ट पे, अपना वाइजैक पोर्ट पे, और कोणार्क में, और साथ में हल्दिया पोर्ट पे हमने कुछ ऐसे फंक्शंस रखे हैं जहां हमारा ये मकसद है कि लोकल लोग जो वहाँ फिटनेस के प्रति जो लोग सचेत हैं उनको भी जोड़ें हम इस अभियान से। तो हम एक पूरा कैंपेन चला रहे हैं ताकि वो हमारे साथ कुछ कम से कम कुछ दूर ही सही लेकिन हमारे साथ साइकिलिंग करें, और एक फिटनेस का संदेश जो है वो भी हम इस माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं। जब आंतरिक सुरक्षा पे खतरा है, चाहे हम ड्रोन अटैक्स की बात करते हैं या साइबर अटैक्स की बात करते हैं, नए नए माध्यम से इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है, तकनीक के लिहाज से सीआईएसएफ अपने आप को कितना परिपक्व मानती है इन सब को हैंडल करने के लिए? तकनीक आज की डेट में बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम नई तकनीक का उपयोग ना करें तो सुरक्षा की दृष्टि से हम कभी भी परिपूर्ण नहीं हो सकते। जो हमें सुरक्षा व्यवस्था चाहिए उसमें नई तकनीक को शामिल करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम जो आज की डेट में एनालिटिक्स यूज़ करते हैं, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो या बाकी जगहों पे भी। अभी मैं पीछे 2-3 अनुष्ठानों पे गया था, जैसे मैं आपको जिक्र करना चाहूँगा कि मैं अभी भिलाई स्टील प्लांट के विज़िट में गया था, तो वहाँ पे हम लोगों ने इंसिस्ट किया कि एक ऐसा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर लगाएं जहाँ एआई का यूज़ करके हम बहुत सारी एक्टिविटी जो प्लांट एरिया की है उसको हम ऑब्जर्व कर सकें, और वो उन्होंने सक्सेसफुली उसको इम्प्लीमेंट किया है और आज की डेट में वो कार्यरत है। उसी तरह से सारे एयरपोर्ट्स में हम लोग एआई का काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, फॉर डूइंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ एनालिटिक्स। कई क्राइम्स का एनालिसिस, हॉट स्पॉट्स की एनालिसिस, इन सब को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं। उसी तरीके से फेशियल रिकग्निशन सिस्टम, हम किसी भी व्यक्ति के चेहरे से उसकी पहचान करने में सक्षम है आज की डेट में, क्योंकि हमने ऐसे कैमरे लगवाए हुए हैं जो एयरपोर्ट्स वगैरह पे लगे हैं, जिसके माध्यम से हमको इस तकनीक से किसी व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। और इसी को अगर हम आगे लेकर के चलें तो सीआईएसएफ में एक बहुत ज़्यादा जोर अब तकनीकी ट्रेनिंग पे दिया जा रहा है, टेक्निकल ट्रेनिंग पे। तो हमने कई इंस्टीट्यूशंस के साथ समझौता किया है, कोलैबोरेशन किया है, उनके साथ MOU साइन किए जहां हमको तकनीकी शिक्षा मिल सके। जैसे अभी हमने साइबर कमांडोज ट्रेन करने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशन के साथ हमने कोर्स डिज़ाइन किया है। अभी मैं हाल में राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी गया था और नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर, वहाँ पे उन लोगों ने हमें एक कोर्स ऑफ़र किया है ऑन प्रिपेयरिंग आवर बॉयज़ ऑन साइबर सिक्योरिटी। तो हम अपने लड़कों को उसका कोर्स कराने का हमने निर्णय लिया है, और कई लड़के हमारे ट्रेन भी हो रहे हैं अलग अलग और संस्थानों से। तो हम एक बड़ी संख्या में साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, बिकॉज आजकल वॉरफेयर एक्चुअली फील्ड पे ना होकर के सिस्टम्स पे खेला जा रहा है,
तो सिस्टम वाला जो वॉरफेयर है उसको डील करने के लिए फोर्स को भी उसके हिसाब से अपने आप को तैयार करना होगा। और जो बहुत अच्छी बात है CISF में, मैं पिछले 2-3 सालों से देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, हमारे यहाँ बड़े लार्ज संख्या में जो तकनीकी रूप से सक्षम लोग हैं वो CISF में शामिल हो रहे हैं। जैसे हमारे असिस्टेंट कमांडेंट रैंक में पिछले बार 52 में से लगभग 40 इंजीनियर थे, और ये इंजीनियर्स IIT और अच्छे संस्थानों से पढ़े हुए। तो इनमें वो तकनीकी क्षमता तो है, पर इनको उस स्पेशलाइज एरिया में थोड़ा सा ट्रेनिंग की बस जरूरत है, वो हम कर रहे हैं। और जिस तरह से एक पैराडाइम शिफ्ट आप कैसे मानते हैं युवाओं के लिए, जिस तरह कोस्टल साइक्लोथॉन 2026 की हम बात करते हैं जिसमें युवा पीढ़ी को जोड़ने की बात की जा रही है, ये शिफ्ट आप कितना सकारात्मक मानते हैं? एक सकारात्मक पहलू है क्योंकि कहते हैं कि भविष्य की नींव के लिहाज से युवा भारत की सबसे बड़ी ताकत है। देखिए, ये हमारे को बहुत ज़रूरी है कि युवाओं में एक ऐसी प्रेरणा उत्पन्न की जाए ताकि जो देश के प्रति जो भावना होती है, देशभक्ति की भावना और देश की सेवा करने की भावना, वो जागृत हो। और हम लोग बहुत मैं कहूँगा बहुत फॉर्चुनेट हैं। हमारे जनरेशन के बाद जो मैं नया जनरेशन अब देख रहा हूँ, जो आने वाली जनरेशन है, उसके अंदर ये भावना कूट कूट कर भरी हुई है। वो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो उद्यम का क्षेत्र हो या स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो या कोई भी और क्षेत्र। आप देखिए हमारे युवाओं में आज वो हर तरह की प्रतिभा नज़र आती है, खेल कूद में भी नज़र आती है। आपने देखा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे जो युवा हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। उसी तरीके से आप कोई फील्ड ले लें, तकनीक की फील्ड ले लें, वहाँ भी हमारे युवा बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो देश आज बहुत अच्छी स्थिति में है। आज हमारे पास बहुत बड़ी स्किल्ड फोर्स अवेलेबल है जी। खाली इनकी एनर्जी को चैनलाइज करने की ज़रूरत है। बहुत अहम आपने कहा। और ये बात जो है, ये जिम्मेदारी हमारे कंधों पे है कि हम इनकी एनर्जी को कैसे टैप करें। तो हमको उन्हीं में से उन प्रतिभा को छांट करके निकालना होगा, आगे बढ़ाना होगा, इनकरेज करना होगा। और कल यही लोग जो हैं देश की कमान संभालेंगे तो देश का जो भविष्य है बहुत सुरक्षित है। तो हीरे को तलाशने का जो जौहर है वो एक जौहरी ही जानता है। और अंत में आपसे बहुत संक्षिप्त में यही कि ये जो 2026 कोस्टल साइक्लोथॉन हो रहा है, आप DD न्यूज़ के मंच के माध्यम से समुद्री तट जिस तरह से सुरक्षित होंगे, भारत समृद्ध होगा, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए आंचल, इस बार जो हमने कोस्टल साइक्लोथॉन का जो नाम रखा है वो रखा है वंदे मातरम कोस्टल साइक्लोथॉन 2026। तो ये इस बार चूँकि 150वीं वर्षगांठ है वंदे मातरम गीत की, बंकिम चंद्र जी का जो बहुत ही बड़ा संदेश था, और चूँकि इस बार हमारी कोस्टल साइक्लोथॉन एक बंगाल के तट से भी जो है फ्लैग ऑफ हो रही है, हल्दिया पोर्ट से, तो उसके तहत हम लोगों ने एक ये निर्णय लिया कि वंदे मातरम का जो संदेश है वो बंगाल से शुरू करके और फिर पूरे देश तक हम अपने कोस्टल साइक्लोथॉन के माध्यम से ले जाएं और उसके बारे में जागरूकता बढ़ाएं। इसके अलावा मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोग इस बार सुरक्षित तट समृद्ध भारत इस थीम को लेकर के चल रहे हैं। तो हमारा एक संदेश है कि अगर हमारे तट सुरक्षित रहेंगे तो देश समृद्ध होगा, हमारे देश की बढ़ोतरी होगी। ये एक दूसरा संदेश जो हम इस माध्यम से देना चाहते हैं। तीसरा कि हमने ये एक निर्णय लिया है कि इस कोस्टल साइक्लोथॉन के माध्यम से हम लोग अपने जो युवा हैं उनके अंदर फिटनेस का एक संदेश दें। फिट रहोगे तो समृद्ध होगा देश। तो ये एक फिट इंडिया के थीम जो है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की, उसके साथ भी हम लोगों ने इसको जोड़ने की कोशिश की है। और चौथा, जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो हमारी सांस्कृतिक परंपरा है या जो हमारा कल्चर है, उस विरासत को हमको और आगे बढ़ाना है, उसके बारे में लोगों को और जानकारी देनी है। और जितना आपस में हम लोग एक दूसरे के कल्चर को पहचानेंगे उतना ही देश में सद्भावना बढ़ेगी, उतना ही एक दूसरे के प्रति आदर और सद्भाव का भाव होगा। तो ये हमारा मुख्य संदेश है। धन्यवाद रंजन जी, आप DD न्यूज़ पर आए, आपने अपने विचारों को इस मन से साझा किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस कीमती समय को DD न्यूज़ के साथ साझा करने के लिए। धन्यवाद। तो किस तरह से जब हम प्रगति के सूचक के तौर पर आर्थिक सशक्तिकरण को जोड़ते हैं, ऐसे में कोस्टल साइक्लोथॉन 2026 एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।